Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy's Environment series, and we are at the lecture 27. Today, we shall be studying about the environmental institution and measures, and in the next chapter, we'll be studying about environmental organizations. देखो, इंस्टीट्यूशन और मेजर्स दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही रहेगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्व करना है, बचाना है, जो हमारे अराउंड जो इन्वायरमेंट है उसे बचाना है, उसकी वाइल्ड लाइफ को बचाना है, उसके प्लांट्स को बचाना है, जो डाइवर्सिटी है, एंडेमिसिटी है, जो एंडेमिक प्लांट्स है उसे बचाना है। और कैसे कैसे बचाना है उसके लिए हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए, डिफरेंट मेजर्स लिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक मेजर्स लिया था हमने, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बना दिया। अच्छा, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बना दिया तो ये अडॉप्ट हुआ था 1983 में एक्चुअली। ठीक है, बेसिकली। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र पहला स्टेट बना जिसने कि अपना एक वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया। उन्होंने 2021 से 2030 तक एक अपना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में क्या होगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्व करेंगे। कैसे कंजर्व करेंगे आप, जो क्लाइमेट चेंज है उसके इफेक्ट्स को रिकग्नाइज करेंगे, वाइल्ड लाइफ पे, कोस्टल इकोसिस्टम्स पे, मरीन बायोडाइवर्सिटी पे, फ्लोरा एंड फौना पे। अब आप उसे एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक इंडियाज़ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम है, इसको ये जो है लगभग इसका पीरियड जो है 2017 से 2031 तक है। एंड इसके साथ साथ एक सिक्योर हिमालय प्रोग्राम भी है, जो बेसिकली हिमालयन एरियाज़ हैं उसके लिए बनाया गया था। वो 2017 में बनाया गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्योर हिमालय अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस बेसिकली याद रखिए, आपके नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम 1983 में रोल आउट किया गया था। इसका जो 15 मीटिंग हुई थी इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की 1982 में, उसके बाद इसको रोल आउट किया गया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है मेन, वो यही है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कैसे कैसे हो रहा है वाइल्ड लाइफ पे। स्ट्रैटेजी देखो, एक्शन प्लान क्या होते हैं, सबके सेम ही होंगे। जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो, एक तो आप जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो एरिया है उसको बढ़ाओगे, उसे एनहांस करोगे। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे स्ट्रेंथन करोगे। देन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड हैबिटेट्स को बचाओगे। देन जो डिग्रेडेड हैबिटेट्स हैं उनको रिस्टोर करोगे, उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में डालोगे। देन पोचिंग, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी एक नया वर्ड है, ठीक है, इसको लिख लेना, याद रखना। टैक्सीडर्मी, इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ में, उसको कंट्रोल करोगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाओगे, पर्सनल जो प्लानिंग है वो अच्छी करोगे। जो पर्सनल कैपेसिटी है, जो लोग हैं वो ज़्यादा लेके आओगे, अवेयरनेस बढ़ाओगे, एजुकेशन दोगे, टूरिज्म को बढ़ावा दोगे। इन सब के लिए क्या लगेगा, फिनेंस लगेगा। उस फिनेंसिस का जुगाड़ करोगे, उसका जब जुगाड़ हो जाएगा तो उसका फिनेंशियल एलोकेशन ढंग से करोगे। ठीक है, देन जो ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है इसको आप अदर सेक्टर स्कीम के साथ जोड़ोगे, क्योंकि बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो है आपको कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड नेचर कंजर्वेशन। अब उसके लिए आपने 10 प्रोग्राम चला रखे हैं, तो बेसिकली वो साथ ही, अब हो सकता है कि उनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो, बट उनको साथ साथ चलना पड़ता है ताकि वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको रीच आउट कर सकें। उसके बाद हमने एक नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, NAEB भी बोलते हैं इसको, NAEB। देखो, नाम से पता लग रहा है कि इसका काम क्या होगा, कि एफॉरेस्टेशन करना मतलब पेड़ लगाना, और इको डेवलपमेंट करना। ठीक है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना, ट्री प्लांट करना, जो डिग्रेड एरियाज़ जो हैं, जो डिग्रेड फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, जो फॉरेस्ट जो हैं डिग्रेड हो गए, उनको दोबारा उसको प्रोटेक्ट करना, उसको दोबारा उपजाऊ बनाना। जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज़ हैं लाइक वेस्टर्न हिमालयाज, अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स, इनकी देखरेख करना। ठीक है, देन एक नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसी के अंतर्गत 2002 में। उसमें क्या करते हैं, प्लांटेशन लगाते हैं इन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, इसी को ये देखता है। और वेरियस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ मिलकर सब चीज़ों का देखरेख की जाती है। ठीक है, अब आ गए आप एक नई चीज़ पे, कंपा तो सबने सुना होगा ना। कंपा स्टैंड्स फॉर, या CAMPA, कैंपा स्टैंड्स फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। बेसिकली एक हमने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 में रोल आउट किया। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या होता है कि मेरे को माइनिंग के लिए, मेरे को किसी भी पर्पज़ के लिए फॉरेस्ट लैंड चाहिए। अब क्या हुआ कि जब वो फॉरेस्ट लैंड आपको मिली तो उसमें से आपने पेड़ काटे। अब वो सरकार बोलती है ठीक है पेड़ काट लो, लेकिन आप उस पेड़ को, जितने आपने पेड़ काटे हैं वो कहीं और भी लगाओ। ठीक है, और आप लगा नहीं सकते पेड़ तो आप पैसे जमा कराओ, हम खुद लगा लेंगे। तो बेसिकली कंपा उसी जो पैसा आता है ना, वो आपका जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। ठीक है,
बेसिकली नहीं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, सॉरी मैं मिक्स कर गया, कंपा का पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में नहीं जाता है, वो आपका दूसरा आगे एक और फंड है, उसको पढ़ाएंगे, वहाँ पे होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। बेसिकली कैंपा का जो पैसा है वो जो भी एफॉरेस्टेशन से आता है वो कैंपा मैनेज करता है, ठीक है। वो आता है किसमें, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में। वो फंड आ गया, अब मान लिया 100 रुपये है, 100 में से 90 रुपये तो स्टेट्स को मिलते हैं जहाँ पे वो कटान वटान हुआ होता है, और 10% जो है सेंटर अपने पास रखता है। बेसिकली कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि मीन्स दैट एवरी टाइम फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज सच एज माइनिंग और इंडस्ट्री, द यूजर एजेंसी pays for planting forest over an equal area of non-forested land, or when such land is not available, twice the area of degraded forest land, ठीक है। तो बेसिकली उसमें आप पैसा भी जमा कर सकते हो, और सरकार जो है खुद एरिया को नोटिफाई करेगी और वहाँ पे जाके पेड़ लगा देगी आपके बिहाफ पे, ठीक है। नाउ इन फंड्स का इस्तेमाल जो है सिर्फ पेड़ लगाने के लिए नहीं, और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ आपको पेड़ ही लगाने हैं इसमें, यू कैन ट्रीट कैचमेंट एरियाज, असिस्ट नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए पैसा लगा सकते हो, रिलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज, मैनेजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन, सप्लाई ऑफ वुड सेविंग डिवाइसेज एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में भी आप इसका पैसा लगा सकते हो। दिस फंड्स विल बी प्राइमरली स्पेंट ऑन एफॉरेस्टेशन टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। द आइडिया क्या है कि जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर हुआ है उसको जो है कंपनसेट किया जाए। ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट जो कि 2016 में पास हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आ गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से ही पता लग जाएगा, इसमें बेसिकली जो कोई एरिया आपने प्रोटेक्ट करना है तो उसकी जो नियर बाय पॉपुलेशन है, या कोई पॉपुलेशन जो वहाँ रह रही है, इंडिजीनियस पॉपुलेशन वहाँ रह रही है, आप उसकी हेल्प करेंगे उस एरिया को प्रिजर्व करने में। इंडिया में ये कोई ट्रेडिशन कोई नया ट्रेडिशन नहीं है, ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है। जैसे सीक्रेट ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है, भाई सीक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं कि लोग जो है मानते हैं कि यहाँ कुछ शक्तियाँ हैं या कुछ भी स्पिरिचुअल शक्तियाँ हैं, रिलीजियस शक्तियाँ हैं जो वहाँ रहती हैं, और वो वहाँ पे जो पेड़ हैं उस जैसे बरगद का पेड़, ठीक है, उस पेड़ को काटते नहीं हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो एक प्रकार से क्या उससे कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप बेसिकली जो लोग वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, किसमें, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसमें आप एनजीओज़ को की हेल्प ले सकते हैं। एनजीओज़ क्या करते हैं, बेसिकली आपकी हेल्प करती हैं किसमें, कैपेसिटी बिल्डिंग में, इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन मतलब आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, मॉनिटरिंग में एंड इवैल्यूएशन में, ठीक है। ऑफन एक्ट एज अ फैसिलिटेटर इन कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशंस। अब आप आ गए सोशल फॉरेस्ट्री पे। अभी आपने क्या किया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर लिया था, अब आप आ गए सोशल फॉरेस्ट्री में। देखो सोशल फॉरेस्ट्री जो है एक्चुअली ये जो टर्म इस्तेमाल की थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने नहीं की थी, ये आपकी इस्तेमाल की थी नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर ने, ठीक है, 1976 में, ठीक है। अब सोशल फॉरेस्ट्री क्या बोलती है कि आप जो है भैया जो खाली पड़ा हुआ लैंड है, आप इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं आप के ऊपर जो ऑलरेडी प्रेशर है उसको हटाएं। अब वो कैसे हटाओगे, आप बेसिकली जो फैलो लैंड्स हैं, खाली लैंड्स हैं, जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं, तो इसमें बोला गया आप एज अ इंडिविजुअल या एज अ कम्युनिटी पेड़ लगाओ अपने आसपास खाली जगहों पर, अपने फार्म्स पे, ठीक है। तो इसके अंदर भी 4 कंपोनेंट उन्होंने डिवाइड कर दिए। एक तो फार्म फॉरेस्ट्री, भाई फार्म फॉरेस्ट्री में क्या हुआ कि इंडिविजुअल फार्मर को बोला गया कि आप भैया पेड़ लगाओ, इससे आपकी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, आपको विंड से शेल्टर मिल जाएगी। अगर भाई एक उसका मान लिया कि उसके पास एक ऐसा पैच है लैंड का, ठीक है, अब वो इसके चारों ओर पेड़ लगा देता है, तो एक तो इसकी अगल बगल की जो मिट्टी है वो कंजर्व हो जाएगी, ठीक है। देन अगर कोई तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है, तो एज अ बैरियर काम एक्ट करेगी। तो फार्म फॉरेस्ट्री में तो बोल दिया कि भैया आप जो है अपने फार्म पे लगा लो। देन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में बोल दिया कि ठीक है आप प्राइवेट लैंड पे मत लगाओ अपनी, लेकिन जो कम्युनिटी लैंड है आपकी, जो जैसे ग्राम सभा की ज़मीनें होती हैं, पट्टे होते हैं, उसमें आप जाके फॉरेस्ट्री कर लो। देन एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में क्या हुआ कि रेलवे की लाइन हो गई, कोई कैनाल हो गया, उसके अगल बगल आपने फॉरेस्ट या पेड़ लगा दिए। देन रिक्रिएशनली फॉरेस्ट्री क्या होती है कि रिक्रिएशन एंजॉयमेंट के लिए आपने कोई फॉरेस्ट बना दिया। देन नेशनल बैम्बू मिशन, देखो बैम्बू मिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है भैया आजकल। इसकी भी एक कहानी है। एक्चुअली बेसिकली इसको रोल आउट किया गया था 2006 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले ये था एक मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हुआ करता था,
उसके अंडर था ये 2016 तक। 2018-19 में क्या हुआ कि इसको उठा के नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर डाल दिया गया। तो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट स्थिति है वो ये है कि नेशनल बैम्बू मिशन जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, जो बैम्बू है उसके लिए मार्केट बनाएंगे, उसकी जो वैल्यू एडिशन है भैया, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो नॉर्थ ईस्ट से है, तो मैंने कहा भाई क्या कर रहा है आजकल, तो बोला यार बैम्बू के बियर ग्लासेस बेच रहा हूँ। मैंने कहा यार कैसे, तो उसने मुझे फोटो भेजी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बैम्बू के मतलब उसने छेद करके कुछ कुछ करके उसने, तो एक्चुअली ही मेड बियर ग्लासेस फ्रॉम बैम्बू। तो वो क्या एक टाइप का वैल्यू एडिशन है। देन आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्किल एंड R&D, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन क्या है कि आप जो भाई बैम्बू का सेक्टर है उसको ग्रो करना। देन जो बैम्बू के अंदर एरिया है उसको बढ़ाना, बैम्बू की मार्केटिंग करना, ठीक है। और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं भाई, जो फार्मर्स हो गए, सेलर्स हो गए, बायर्स हो गए, शॉप्स हो गई, इन सबको कन्वर्ज करना, सिनर्जी लाना आपस में कि आपस में मीटअप कर सकें। देन न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाना, ठीक है। और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाना किसके लिए, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड दोनों पर्सनस के लिए, एंड टू एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड यूथ्स, ठीक है। ये थी बात नेशनल बैम्बू मिशन की। अब बात आ गई है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स, सेपी। देखो सेपी कुछ नहीं है, ये आपको एक नंबर देगा, आप उस नंबर के बेसिस पे कोई भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसको, वो कितना पॉल्यूटेड है आप ये डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सेपी क्या बताएगा आपको कि कोई भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, बेसिकली ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए दिया जाता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर कितना पॉल्यूटेड है, कि वहाँ की इंडस्ट्रीज कितना पॉल्यूशन कर रही है, वो आपको बताएगा। वो आपको एक नंबर दे देगा और आप नंबर के हिसाब से जो है उसको डाल के पता लग जाएगा कि आपको ये बहुत पॉल्यूटेड है, कम पॉल्यूटेड है एरिया, या बिल्कुल पॉल्यूटेड नहीं है। तो रेड में देखो, रेड तो मतलब खतरे का सिग्नल है। तो रेड में तो क्या हो गया भैया, जो जहाँ पे 60 से ऊपर स्कोर आ गया कि भैया रेड है, यहाँ पे तो हालत जो है ख़राब है। देन ऑरेंज जो आ जाएगा आपका 41 से 59 में कि ठीक है चलो अभी कंट्रोल किया जा सकता है। देन ग्रीन मतलब जो ठीक है 21 से 40 में जिसका स्कोर होगा। वाइट मतलब अगर 10 और अबव है तो वो आपका वाइट में आ जाएगा, मतलब ये बिल्कुल नॉन पॉल्यूटिंग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। देन अगर आपका सेपी स्कोर जो है 70 एंड अबव है तो वो क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया हो जाता है, और 60 और 70 के बीच में है तो वो सीवियरली पॉल्यूटेड एरिया हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं कि एक एरिया में या एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर में कितना पॉल्यूशन है। देन लिविंग लाइटिंग अ बिलियन लाइफ्स, देखो क्या करना है आपको, लाइट करना है बिलियन लाइफ्स को। कैसे करोगे, बिजली होती तो ये प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको, तो सोलर लाइट लालटेन्स देते हैं आप इसमें। बेसिकली ये एक कैंपेन है बाय टेरी क्या होता है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, तो उसका ये प्रोग्राम है। तो बेसिकली सोलर लाइटें दी जाएगी, और जो वेरियस प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे सर्व शिक्षा अभियान या मध्य प्रदेश रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम, ये तो बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। जो और भी आपके प्रोग्राम्स हैं उसमें जो है उसके तहत भी इसको जो लैंटेन से बांटी जाएंगी, बट वो काउंट किस में होगी, लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स प्रोग्राम में, ठीक है। इसमें बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो उनका CSR होता है वो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप 1000 सोलर लाइटें हमारी तरफ से ले लीजिए, या उसके पैसे आप हमारी तरफ से ले लीजिए, तो उनके CSR फंड्स, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स में ऐड हो जाते हैं। वैसे CSR, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसमें कि CSR जो है एक प्रोविज़न है अपने आप में एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में। अब तो पहला वाला कंपनीज एक्ट हट गया है, अब तो नया कंपनीज एक्ट आ गया है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। देन इको मार्क, देखो इको मार्क क्या होता है, बेसिकली इको मार्क एक टाइप का मार्क होता है जो कि प्रोडक्ट्स पे आएगा, जो बोलेगा कि ये एक टाइप का इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है दैट इज़ क्रिएटेड, यूज्ड और डिस्पोज्ड ऑफ इन अ वे दैट कंसिडरेबली डिक्रीजेज द हार्म इट वुड अदरवाइज डू टू दी इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये जो मार्क है ये देता कौन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन क्राइटेरिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है। ये BIS का मार्क है। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई लोग जो हैं थोड़ा, आप क्योंकि इन्वायरमेंटली सेंसिटिव होते जा रहे हैं कि अब वही प्रोडक्ट्स खरीदें जिसका कार्बन फुटप्रिंट कम है, या जिसका जो इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट्स है आपका इन्वायरमेंट पे, वो कम रहे, ठीक है। अब एक यूज़र्स था प्रोग्राम, यूजर्स स्टैंड्स फॉर अर्बन सर्विसेज इन्वायरमेंट रेटिंग सिस्टम। तो यूज़र्स क्या है, बेसिकली UNDP द्वारा तो फंडेड है ये, इसको एग्जीक्यूट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और इम्प्लीमेंट करता है टेरी,
ये बेसिकली दिल्ली एंड कानपुर में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये लोग नापते हैं कि जो बेसिक सर्विसेज दी जा रही हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा, जो बेसिक सर्विसेज दी जा रही हैं डिलीवरी की, वो कैसी हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट BCRLIP, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, और जब कंजर्व करेंगे तो उसके लिए कंजर्व करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो हमें एक प्रकार से वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो वो रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव करेगा। बेसिकली अभी ये 2 जगह भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात एंड अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्वेश्चन एक बार प्रीलिम्स में आया भी था अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है। वहाँ पे ये जो है 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। तो फर्स्ट कंपोनेंट में तो ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है, वहाँ पे इसको देखा जा रहा है कि कैसे प्रमोट किए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि नॉलेज मैनेजमेंट एंड नेशनल कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है। अब क्या होगा कि जब वहाँ हो जाएगी और वहाँ से स्टडीज़ आ जाएंगी तो बेसिकली उसी मॉडल को सक्सेसफुली रेप्लिकेट करेंगे और जगहों पर, ठीक है, सक्सेसफुली रेप्लिकेट करेंगे और जगहों पर, ठीक है। एंड लास्ट फेज़ में इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंडस्केप कंजर्वेशन, जो सारे अलग अलग जगह पे बनेंगे उनका जो है आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट है। फिनेंसर्स हैं इसमें, जो इसकी फिनेंशियल आ रही है वो आपका IDA से आती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड बेनिफिशरीज भी इसमें जो है पैसा देती हैं। तो बेसिकली BCRLIP दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है बेसिकली अभी जो है रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब जो मेरे से पिछली बार गलती हो गई थी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में किसका पैसा आता है, तो वो आपका कंपा का नहीं आता, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड का आता है, ठीक है। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड एक्चुअली फाइनेंस बिल 2010-11 में लाया गया था। अब क्या होगा कि कोल इंपोर्ट हो रहा है, अब देखो कोयला जो है वो इन्वायरमेंटली ख़राब है, तो कोल को प्रोड्यूस भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है, तो उसमें पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल लगता है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो है एक प्रकार का इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक प्रिंसिपल है कि जो पॉल्यूट करेगा वही पैसा देगा। तो बेसिकली जो इंपोर्ट करते हैं या जो कोल प्रोड्यूस करते हैं उन पे एक सेस लगाया जाता है, कोल सेस बोल लीजिए आप उसको, जिसका पैसा इकट्ठा किया जाता है और वो कहाँ डाला जाता है, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में। और ये जो नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 में जिसको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब बेसिकली अब आपका पैसा आ गया, अब इस पैसे को इस्तेमाल कहाँ करोगे आप, तो बेसिकली आप जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, R&D करेंगे, जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको बढ़ावा देंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उन्हें लाएंगे। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर ये है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ है, 5 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है इस फंडिंग के लिए, उसको कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप होता है जिसको हेड करते हैं कौन, फाइनेंस सेक्रेटरी। देन नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP, एक ये प्लान है और एक फेम इंडिया स्कीम है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, याद रखना पहली बात। तो बेसिकली हुआ क्या कि अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात होने लगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होने लगी, तो ये पहली बात तो ये हुई क्यों, क्योंकि भैया पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो हैं वो लगातार से घट रहे हैं। जो इम्पैक्ट है पेट्रोलियम डीजल का, पेट्रोल का, वो जो इन्वायरमेंट पे है वो बहुत ख़तरनाक है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है अब मोर एफिशिएंट ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज़ पर वर्क कर रही है। उन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। ये एक प्रकार का रोड मैप है कि हम कैसे अपना जो करंट ट्रांसपोर्टेशन है उसको कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके आएंगे, ठीक है। उसके लिए हमने एक स्कीम भी बनाई, फेम इंडिया। तो फेम के फुल फॉर्म था फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर है ये स्कीम, ठीक है। 2015 में की थी, अब तो इसका फेम 2 भी आ गया है, ठीक है। देन साइंस एक्सप्रेस एंड बायोडाइवर्सिटी स्पेशल, बेसिकली ये 3 मिनिस्ट्री का आपस में मिलके एक क्या बोल लीजिए आप इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और इंडियन रेलवेज़ का। और ये क्या करता है, क्रिएट अवेयरनेस करता है किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बेसिकली एक रेल के अंदर म्यूजियम टाइप का बना देते हैं और वो जगह जगह पे जाती है, लोगों में अवेयरनेस फैलाती है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देन एक
EEAT स्कीम है, इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम। तो इसमें करेंगे क्या, इन्वायरमेंट के बारे में एजुकेशन देंगे, उसके बारे में अवेयरनेस लाएंगे और पीपल को ट्रेन करेंगे जो कि हेल्प करेंगे हमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में। ये है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब इसका जो 100% जो पैसा देती है वो केंद्र सरकार देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसका एम क्या है, टू प्रमोट इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड टू मोबिलाइज पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इसके अंदर बेसिकली 4 प्रोग्राम है। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, जैसे एनसीसी है ना हमारा, जैसे हमारा एनसीसी है वैसे ही नेशनल ग्रीन कॉर्प्स एनजीसी, नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, सेमिनार एंड वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे, नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम जिसमें कि आपको ले जाएंगे कैंपिंग कराएंगे नेचर के बीच में, और थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा वहाँ पे, तो आपको लगेगा नहीं यार हमें कितनी ज़रूरत है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की, और फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें। ठीक है, अब ये जो नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के है इसके अंदर एक और हम प्रोग्राम बनाते हैं, दैट इज़ एनजीसी इको क्लब प्रोग्राम है। एक इको क्लब प्रोग्राम एक्चुअली 2001-2 में स्टार्ट किया गया था। इसमें कुछ नहीं करते, इसमें जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं उन्हें एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, उन्हें एक रियल एक्सपीरियंस देते हैं, जो उनका इमीडिएट इन्वायरमेंट है उसके बारे में उस समझाते हैं कि वो कैसे आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, एक अच्छी हवा आपके लिए कैसे अच्छी है, एक दूषित हवा आपके लिए कैसे हानिकारक है। लोग जो बच्चे हैं उनमें कंपैशन बढ़ाते हैं किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, उन्हें जागरूक बनाते हैं ज़्यादा इन्वायरमेंट के प्रति, और उन्हें सिखाते हैं कि कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं। भाई प्लास्टिक का यूज़ ना करें, प्लास्टिक इधर उधर ना फेंकें, रिसाइकिल, रीयूज़, ये सब चीज़ें जो है इको क्लब प्रोग्राम्स में सिखाई जाती हैं। देन एक था नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, एक्चुअली 1986 में लॉन्च किया गया था, और इसका कुछ उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य एक ही था, टू क्रिएट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एट नेशनल लेवल। और इसमें बहुत सारे लोग एनजीओ, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वुमेन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी यूनिट, स्टेट डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोग इसमें आपस में मिल के जो है आपस में आके आपस में मिल के काम करते हैं। देखो हम आपको स्टेक होल्डर्स क्यों बताते हैं, देखो कभी भी किसी भी चीज़ में ना, आपको किसी भी टॉपिक में, जैसे इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में आपको अगर बेसिक स्टेक होल्डर्स भी पता है ना, बट जैसे लॉ की फील्ड है, लॉ की फील्ड में स्टेक होल्डर्स कौन हो गए, जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स, रिसर्चर्स, देन गवर्नमेंट लॉयर्स, है ना, ये लॉ स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, लीगल फील्ड के स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे इन्वायरमेंट के भी अपने अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपको थोड़ा सा स्टेक होल्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। देन एक प्रोग्राम है मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर। भाई मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर क्या है, मैंग्रोव्स आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट एक टाइप का इकोसिस्टम है, ठीक है, और उसको बचाना कितना ज़रूरी है। तो ये एक इनिशिएटिव है दैट इज़ को चेयर्ड बाय IUCN एंड UNDP। तो मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर किस किस का जॉइंट इनिशिएटिव है, IUCN एंड UNDP का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई मैंग्रोव को रिस्टोर करना एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद जेंडर इंटीग्रेशन एज अ कोर स्ट्रैटेजी इन सेवरल एशियन कंट्रीज। तो मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर कोई इंडियन स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट के लिए है, और इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो कम्युनिकेशन बेस्ड होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लाएंगे, जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन है वो सब इंप्रूव करेंगे। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं इन सब में जो थोड़ा सा ये कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक प्रोग्राम होते हैं जो बड़े होते हैं, उसमें जेंडर इक्वालिटी, जेंडर प्रमोशन और सोशल इक्वालिटी, सबका साथ सबका विकास वाली फिलॉसफी रहती है। जो बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के रहते हैं, क्योंकि वो किसी कंट्री स्पेसिफिक पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात है इनिशिएटिव्स की, एंड अगले में हम लोग इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, एंड वी शैल सी यू सून, बाय बाय।